तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स स्टार्ट करने जा रही है। क्वेश्चन करेंगे सीधा। तो मिस्टर गणेश ने रिसीव करा फॉलोइंग गिफ्ट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सुंदर। मिस्टर गणेश उन्होंने क्या करा, रिसीव करा फॉलोइंग गिफ्ट्स। ठीक है, ये सारे गिफ्ट मिले हैं उसको। कहाँ से? फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सुंदर। अच्छा, मिस्टर सुंदर से ये सारे गिफ्ट मिले। कैश गिफ्ट तो टैक्सेबल है, आपको कैश कहीं से भी मिले, कितना भी मिले वो टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्स में। सेक्शन 52(10) में कहते हैं कोई भी वेयर एनी मनी रिसीव्ड बाय पर्सन फ्रॉम एनी पर्सन एक्सीडिंग 50,000 टैक्सेबल होगा। 51,000 है। 50 शेयर्स मिले ऑफ बीटा, ये कैपिटल एसेट है। ये अगर आपकी एक्सीड कर रही है 50,000 से, मूवेबल प्रॉपर्टी है, विदाउट कंसिडरेशन है कि नहीं है। FMV 60,000 ऑन हिज बर्थडे। ठीक है, FMV 50,000 से एक्सीड है, विदाउट कंसिडरेशन मिल रही है, तो एग्रीगेट 50,000 से पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। और 100 शेयर्स मिले हैं, 100 शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड के। FMV ऑफ विच वॉज 70,000 ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। द गिफ्ट वॉज रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली। शेयर्स मिले दिवाली पे 70,000 रुपये के। सुंदर हैज़ ओरिजिनली परचेज द शेयर्स 10/8/21 एट अ कॉस्ट ऑफ 50। एक ही करो, उसने कितने पे भी लिया भैया, मेरे को तो फ्री में दे रहा है ना, गिफ्ट दे रहा है। ये कैपिटल क्या है? ये कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट है तो एक वो क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है, और कंसिडरेशन कितने से 50,000 से ज़्यादा है, और विदाउट कंसिडरेशन है। इनएडिकेट कंसिडरेशन नहीं, विदाउट कंसिडरेशन है, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। फर्दर ऑन 20 जनवरी 21 को मिस्टर गणेश ने परचेज करी लैंड फ्रॉम हिज सिस्टर्स लैंड। परचेज करी लैंड फ्रॉम हिज सिस्टर्स मदर इन लॉ, मतलब कि सिस्टर्स की सास से। ठीक है, सिस्टर की सास से 5 लाख रुपये। द स्टैम्प वैल्यू इज 7 लाख रुपये। आपने 5 लाख की खरीदी है, ये 110% से ज़्यादा है स्टैम्प वैल्यू इसकी, और कंसिडरेशन आपने परचेज करी है ना, दिक्कत क्या है। ऑन 15 जनवरी ही सोल्ड 100 शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड के ऑफ 1 लाख रुपये में। कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस्टर गणेश चार्जेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड कैपिटल गेन्स। तो ये कैपिटल गेन में चला जाएगा। शेयर्स पे आपने 1 लाख रुपये टैक्स दिया है ना, 70,000 दिए थे, 70,000 दिए थे, तो सेल कर दिया आपने। ये अनलिस्टेड शेयर्स है तो इसका इंडेक्सेशन हो जाएगा। अनलिस्टेड शेयर्स है, इसका इंडेक्सेशन होगा। 10/8/21 में ख़रीदा था और बेचा का फरवरी 22 में, तो 1 साल भी नहीं है, तो इंडेक्सेशन नहीं होगा। तो 1 लाख मैंने 70,000, 30,000 का तो कैपिटल गेन है इसका। ठीक है, कैपिटल गेन है। और ये गिफ्ट 51,000 टैक्सेबल होगा। 50,000 के शेयर्स अदर सोर्स में मिले हैं, वो भी टैक्सेबल होंगे। सॉरी, 60,000 के। और ये शेयर 70,000 के भी टैक्सेबल होगा। और स्टैम्प आपने क्या किया, परचेज किया है लैंड फ्रॉम हिज सिस्टर। जो बैलेंस अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा इनएडिकेट कंसिडरेशन से। इनएडिकेट कंसिडरेशन है तो डिफरेंस कितना, 2 लाख रुपए का टैक्सेबल हो जाएगा। परचेज ऑफ लैंड इनएडिकेट कंसिडरेशन वुड अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56(10) if the difference between the stamp duty value and actual consideration। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सारे निकाल दिए अदर सोर्स की इनकम, और कहाँ से इसकी इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स रिसीव करे इसने फॉलोइंग गिफ्ट्स अमाउंटिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20-21 में ये सारे इसने गिफ्ट रिसीव करे।
कौन सी गिफ्ट है? गिफ्ट ऑफ बुलियन। बुलियन क्या होती है? कैपिटल एसेट होती है 60,000 की ऑन इस बर्थडे। 50,000 से ज़्यादा पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्स में। रिसीव्ड अ कार विदाउट कंसिडरेशन है ना। रिसीव्ड अ कार रिसीव करिए फ्रॉम हिज कजिन ऑन पेमेंट ऑफ 1,00,000 FMV ऑफ विच वॉज 4,00,000। कार रिसीव करी, क्या वो कैपिटल एसेट है? ना वो कैश है, ना वो कैश है, ना वो कैश है और ना ही वो क्या है, ना वो कैश है ना वो कैपिटल एसेट है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। कार रिसीव करी। रिसीव कैश गिफ्ट, कैश मिला है तो टैक्सेबल, कितना भी अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 तो टैक्सेबल है। 18,000 ईच फ्रॉम 3 ऑफ इट फ्रेंड ABC, बिल्कुल टैक्सेबल है। एक्वायर्ड एंड ऑफिस बिल्डिंग 22/11/21 को फ्रॉम हिज फ्रेंड क्यू फॉर कंसिडरेशन ऑफ 10,00,000। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 20,00,000 की। ठीक है, 10,00,000 इनएडिकेट कंसिडरेशन है और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये जाएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में और डिफरेंस जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो 10,00,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड मिस्टर एक्स ने एक्वायर्ड करी बाय रेलवे से। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड ऑफ मिस्टर एक्स ने एक्वायर्ड करी बाय रेलवे से इन ईयर 2014। ठीक है, मिस्टर एक्स ने क्या करी? लैंड एक्वायर करी रेलवे से 2014 में। उसे रिसीव्ड हुआ द फॉलोइंग अमाउंट्स एज इंटरेस्ट ऑन इन्हेंस्ड कंपनसेशन। तो जब भी मिलेगा वहाँ से आप 50% माइनस करें, 50% घटा देंगे और बाकी टैक्सेबल कर देंगे। तो 18-19 में, 19-20 में, 20-21 में। तो मुझे कौन सी ईयर की बतानी है? असेसमेंट ईयर 22-23 मतलब 21-22 में उसको मिला ही नहीं। नहीं, वो रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर है, तो ये सारी इनकम हुई है 145 18-19 की 20-21-22 में मिली। तो 145 प्लस 1,75,000 प्लस 1,10,000 इंटू 50% करेंगे माइनस 215 टैक्सेबल हो जाएगा। तो गिफ्ट टैक्सेबल है, बुलियन है क्योंकि कैपिटल एसेट है पूरा 60। कार टैक्सेबल नहीं होगी। कैश गिफ्ट 18,354 टैक्सेबल हो जाएगा और एक्वायर्ड करी लैंड इनेट कर दें 10,00,000 टैक्सेबल हो जाएगा। 60,000 टैक्सेबल, नील कार 54,000, इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग की इनएडिकेट करें 10,00,000, 45 2,15,000 50% डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 आपको मिल जाएगी। तो टैक्सेबल इनकम होगी 13,29,000। क्वेश्चन 6 करते हैं। मिस्टर एक्स ने ट्रांसफ़र करा अपना रेसिडेंशियल हाउस टू वाई को फॉर 10,00,000 रुपये का 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है, मैंने मान लिया ट्रांसफ़र कर दिया मैंने रेसिडेंशियल वाई हाउस अपना। द वैल्यू ऑफ द सेड हाउस एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी 16,00,000। ओके, मिस्टर वाई से चाइल्डहुड, अरे कोई भी फ्रेंड हो क्या कर सकते हैं? 10,00,000 इंटू 110% कर रहे हैं तो ये 11,00,000 से ऊपर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 16,00,000 फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा, तो 16,00,000 माइनस। और मिस्टर एक्स गिफ्टेड अ प्लॉट ऑफ लैंड परचेज बाय हिम ऑन 1 अगस्त 2010 टू मिस्टर वाई। पहले उसने ट्रांसफ़र करी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, वाई को 10,00,000 रुपये की फॉर 10,00,000। अच्छा, ठीक है। अब मिस्टर एक्स ने गिफ्ट कर दिया एक प्लॉट ऑफ लैंड, परचेज करी थी उसने अगस्त 2010 में टू मिस्टर वाई को ऑन 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्टैम्प वैल्यूएशन 8,00,000 रुपये। गिफ्ट करी तो ज़ीरो में गया। मिस्टर वाई सोल्ड द लैंड और 1 मार्च 22 को एट 15,00,000। कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस्टर वाई चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो मिस्टर वाई का बताना है। तो मिस्टर वाई को
10 लाख की प्रॉपर्टी 16 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख में मिल गई इन एग्रीगेट कंसिडरेशन। अदर सोर्स में 6 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हुआ, उसको गिफ्ट मिला है 8 लाख, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि कैपिटल एसेट है, लैंड कैपिटल एसेट है। तो 8 लाख पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि वो 50,000 से एक्सीड करता है 5610 में, 56.2। और यहाँ पे उसने क्या करा, और उसने उसी साल उसको बेच दिया 15 लाख रुपए में। ओके, अदर सोर्स में वहाँ टैक्सेबल 15 माइनस 8, जो प्रीवियस ओनर की हमारी हो जाएगी। क्या बेचा है उसने, मिस्टर सोल्ड लैंड बेची है। तो 8 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, गिफ्ट करा जो उसने परचेज करी थी 10 में, 10/11, तो 8 लाख डिवाइड बाई 167 इंटू 317 माइनस प्लस 15 लाख। तो इसका कैपिटल लॉस है, बाकी अदर सोर्स की इनकम है। तो 6 लाख और 8 लाख 14 लाख की इनकम। कैपिटल लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डीम्ड 8 लाख की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। स्टैम्प ड्यूटी, कैपिटल गेन बताओ मुझे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम चार्ज कैपिटल गेन 15 लाख की बेची, 8 लाख का कैपिटल गेन है 49.4 में। प्रीवियस ओनर का नहीं इसने टैक्स दिया है ना उस पर, हाँ। तो 8 और 6 14, तो यही हो गई, ठीक है, अदर सोर्स। क्योंकि जो उस पर ये टैक्स देगा उसी वही तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। अगर टैक्स नहीं देता तो दूसरे बंदे की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं, बट इसने टैक्स पे करा है तो इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही मानेंगे जिस पे इसने टैक्स पे करा। मतलब कि 8 लाख पे वो टैक्स पे कर रहा है क्योंकि अदर सोर्स की इनकम बन रही है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी यही होगी और उस पर इंडेक्सेशन भी नहीं होगा क्योंकि उसने सेम ईयर में ही बेच दिया। अब यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, एक बार देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एडिकेट कंसिडरेशन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मोर देन 110% कंसिडरेशन से ज़्यादा है, और जो कंसिडरेशन है वो 50,000 से ज़्यादा है। दोनों लगाएंगे तो हम डिफरेंस टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। तो 6 लाख बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी तो टैक्सेबल हो जाएगा। रिमार्क्स, बेनिफिट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी मोर देन 120 ऑफ कंसिडरेशन इज अवेलेबल व्हेन। तो आपको बेनिफिट कब मिलेगा, स्टैम्प ड्यूटी मोर देन 120% ऑफ कंसिडरेशन इज अवेलेबल व्हेन ट्रांसफर ऑफ सच रेसिडेंशियल यूनिट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग 12/1/20। अगर रेसिडेंशियल यूनिट आपने कब ट्रांसफ़र करी होती, 12/11/20 को, 12/11/20 को करी होती, ठीक है। अच्छा, 120% कब लेते हैं आपने, इसके बीच में करी थी 12 तारीख 11वां महीना, 11/11 की जगह 12/11 कर दो 2020, और 30/6/2021 तक के बीच में करी होती। और सच ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट टू एनी पर्सन, उसको रेसिडेंशियल यूनिट फर्स्ट टाइम मिल रही थी। और तीसरी कंडीशन क्या है, कंसिडरेशन रिसीव्ड 2 करोड़ से ऊपर नहीं था तो हम 120% ले लेते, ठीक है। सिंस द ट्रांसफर इज नॉट by way of allotment, therefore this benefit is not available to SSC. The provision of 56 to attract in respect of immovable property without consideration, और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो 8 लाख आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सेक्शन 49(4) प्रोवाइड करता है कैपिटल गेन अराइज वन ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी विच हैज बीन सब्जेक्ट टू 56(10). द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी ड्यू टू द वैल्यू ऑफ टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ 56(10). तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही मान लेंगे जो आपने कंप्यूटेशन के टाइम टैक्स पे करा था। और रिजल्टेड कैपिटल गेन विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन since calculating the period of holding in case of cost of computed 49(4) में the period of holding in the previous owner is not included। हम period of holding previous owner का नहीं लेंगे, that's it।
यहाँ पे ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। क्वेश्चन 7 पे आ गए हम, और ये 15 क्वेश्चन है पूरे में ही। 15 ही है, यूँ ही ख़त्म हो जाएगा ये। डिस्कस करो द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 56(2). टैक्सेबिलिटी का ट्रांजैक्शन बताओ। भरत इज द कर्ता ऑफ भरत HUF, करता है भरत HUF का। सुजाता डॉटर है ऑफ भरत, इज अ मेंबर ऑफ HUF, ठीक है। शी ट्रांसफर्ड, उसने ट्रांसफ़र कर दिया हाउस प्रॉपर्टी टू HUF विदाउट एनी कंसिडरेशन। द वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी कितनी है? 10 लाख रुपए। तो आपने करता और HUF ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको हम नहीं लेते, ट्रांसफ़र बिटवीन HUF इसको हम नहीं लेते। तो इन्होंने क्या हुआ? ओके, मैरिज इनहेरेंट हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी ट्रस्ट लोकल अथॉरिटी from individual trust created solely benefit relative of individual any fund transfer institution by way of related recorded transfer। okay clause 1। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग और बोथ विदाउट कंसिडरेशन हुई बाय HUF टू इट्स रिलेटिव इट्स नॉट टैक्सेबल। HUF ने वैसे भी सुजाता जो डॉटर है भरत की वो रिलेटिव में आती है, पर डॉटर नहीं आती रिलेटिव में ऐसी कैसी बात कर रहे हैं यार? हमारे बच्चे नहीं आते रिलेटिव में। लीनियन डिसेंडेंट एंड स्पाउस, बच्चे और उनके हस्बैंड वाइफ। लीनियन असेंडेंट और उनके स्पाउस, समझ गए? तो ये रिलेटिव में आते हैं तो टैक्सेबल है। सिंस सुजाता इज अ मेंबर ऑफ HUF, शी इज अ रिलेटिव ऑफ HUF, देयरफॉर अगर भरत HUF रिसीव्ड, इफ भरत HUF रिसीव करता है हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम मेंबर सुजाता विदाउट कंसिडरेशन, the stamp value of such property will not chargeable to tax in the hands of HUF since the receipt of a relative excluded from the scope of section 56 through 10। JD प्राइवेट लिमिटेड ने इशू करा 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर एट प्रीमियम ऑफ 60 रुपये पर शेयर। JD प्राइवेट लिमिटेड ने इशू करे 50,000 इक्विटी शेयर्स, कितने? फेस वैल्यू इतना है 60 रुपये एट प्रीमियम ऑफ 60 रुपये पर शेयर, मतलब 70 रुपये का। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एज पर द प्रिस्क्राइब रूल इज 50 रुपये। तो आप 70 रुपये एक्स्ट्रा, 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो, इनएडिकेट कंसिडरेशन है। तो टैक्सेबल हो जाएगा। 56% अट्रैक्टेड इन दिस केस सिंस द शेयर्स इज क्लोजली हेल्ड कंपनी आर इशूड एट अ प्रीमियम, ठीक है। प्राइस 70 रुपये एक्सीड द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपये। द कंसिडरेशन रिसीव्ड कंपनी इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विल बी टैक्सेबल अंडर 56(2). तो 10 लाख 50 माइनस 20, 70 माइनस 50, 20 का डिफरेंस हो गया, क्योंकि उसने 60 प्लस 10, 60 रुपये का प्रीमियम है और 10 रुपये फेस वैल्यू है और 50 की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी तो यार उसकी होती है प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पे 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 लाख रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा। शैल बी इनकम चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और यही ट्रीटमेंट आपका सेम इसमें आया था। मैं DT के पेपर में दिखाता हूँ आपको, नहीं मैं दिखाऊंगा, मैं बिना दिखाए मानूंगा नहीं। और 14 नंबर के क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट PGB में आता है ये ऑन 14/1/22 को कंपनी ने इशू करा, ये रहा ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर अभी दिखाता हूँ। 14/1/22 को कंपनी ने इशू करा 2 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपये ईच, 22 रुपये पर शेयर के हिसाब से। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स डिटरमाइन एज पर इनकम टैक्स इज 19 रुपये। तो 3 × 6 लाख रुपये अदर सोर्स की इनकम बन जाएंगी। वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा किसको? कंपनी को।
ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ये सारे पर्टिकुलर से कंप्यूट करो ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर जेड फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है। मिस्टर वाई ने ट्रांसफ़र करते अपना रेसिडेंशियल हाउस टू मिस्टर जेड को फॉर 10 लाख रुपए 1/4/21 को। द वैल्यू ऑफ द सेम स्टैम्प ड्यूटी इज 18 लाख। यार सेम ही क्वेश्चन बाबा रिपीट हो रहा है, मैं फालतू बैठा हूँ क्या। 18 लाख 8 रुपये टैक्स होगा। मिस्टर कोई भी हो, मिस्टर जेड एक्वायर कर ली कार, ये टैक्सेबल नहीं होगा। ये क्या है, 8 लाख रुपये टैक्सेबल है, नील है। लैंड ऑफ मिस्टर जेड एक्वायर्ड बाय रेलवेज ऑन 15/12 की रिसीव 1,17,000 एज इंटरेस्ट। 50% माइनस कर देंगे, 170 इंटू 50%, 85 टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्स में। और फिक्स डिपॉजिट ऑफ 10 लाख इन अ बैंक, मिस्टर जेड रिसीव इन इंटरेस्ट 90,000। ही ऑल्सो बोरोड 50 लाख फ्रॉम अ सेम बैंक ऑन अ सिक्योरिटी ऑफ अ फिक्स डिपॉजिट and liable to pay 50,000 by way of interest to bank. He therefore offered the difference between two amounts is 40,000 एज इनकम फ्रॉम अदर्स। अबे भाई साहब क्या कर रहे हो, इनकम होती है, एक्सपेंस होता है। अब नेट ऑफ कैसे दिखा सकते हो। 90,000 पूरा टैक्सेबल होगा। इनकम हुई इंटरेस्ट रिसीव हुआ फिक्स डिपॉजिट से इज द इनकम ऑफ मिस्टर जेड। द इंटरेस्ट ऑफ 50,000 लोन by Mr. Z from the same bank on the security of FD will not be reduced from the income by way of interest on fixed deposit। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब इस बंदे को एफडी से इंटरेस्ट मिला और इसके दूसरे पे इसने क्या लिया हुआ था, इसको 50,000 का इंटरेस्ट देना था और 90,000 का इसको इंटरेस्ट मिला था। तो 90 लिए 50 दिए, नेट बचा 40। तो ये बोल रहा है कि 40 की इनकम है बस, और कोई इनकम नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, टैक्स लगाओ। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन सेक्शन 56 इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स इशूड बाय द फॉलोइंग क्लोजली हेल्ड कंपनीज इन अ रेसिडेंशियल इंडियन। किसको, रेसिडेंशियल इंडियन को। विन प्राइवेट लिमिटेड कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर द इशू ऑफ शेयर 370 रुपये, फेस वैल्यू 30 रुपये, FMV है 350। भाई साहब 20 रुपये दे जाओ, 20 इंटू 1 लाख, 20 लाख का टैक्स दे के जाओ। तो 20 लाख रुपये बीइंग ट्रीटेड एज इनकम, इनएडिकेट कंसिडरेशन, और 50,000 से ज़्यादा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, पहली क्या है, इनएडिकेट कंसिडरेशन है, और मूवेबल प्रॉपर्टी है, शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। और एक्सीड कर रहा है 50,000 से, डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा। गेन प्राइवेट लिमिटेड है 30, फेस वैल्यू 30 की है 350। आपने 20 रुपये एक्स्ट्रा लिए तो 40 का टैक्स भरो, 40 लाख का टैक्स भरो, 40 लाख का टैक्स। अट्रैक्ट्स इन द शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम, हाउएवर नो सम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द सेड सेक्शन इन द हैंड्स ऑफ गेन लिमिटेड इज इशूड एट अ प्राइस लेस देन द FMV ऑफ द शेयर्स। ओह सॉरी, आपने FMV से कम करा है ना। 280 का FMV है, 290 रुपये ले लिए फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से तो कम ही है, फेस वैल्यू से कम ही है तो क्या कर, फेस वैल्यू तो कुछ भी डाल दोगे तो 10 रुपये तो देना पड़ेगा आपको। 10 रुपये इंटू 3, 30 लाख रुपये से नॉट अट्रैक्ट नहीं होगा। द शेयर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट, शेयर्स क्या होगा, डिस्काउंट पे इशू थ्रू द इशू प्राइस इज ग्रेटर देन FMV, दो द इशू प्राइस इज ग्रेटर देन FMV। भले ही एक बार फिर से क्या कह रहा है, सेक्शन 56(2)IB नहीं अट्रैक्ट होगा, 56(2)IB अट्रैक्ट नहीं होगा since the shares are issued at discount, though the price is greater than the FMV। क्या है, प्राइस ग्रेटर देन FMV है।
ओके, अब FMV 275 है, 310 फेस वैल्यू है 310, 275 से ही भले ही 310 रुपये टैक्सेबल होगा प्रीमियम, क्योंकि आपका इतना ही होगा 10 40 140 लाख पिंग 35 रुपये, 310 माइनस 275 shall be treated as income from other hands of top limited। भाई साहब देखो, अब यहाँ पे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आती है। अगर आपने शेयर्स फेस वैल्यू से ऊपर इशू करे, पहले FMV और उसको देखो, FMV और जो आपने कंसिडरेशन लिया वो देखो, FMV और जो कंसिडरेशन लिया वो देखो, ठीक है, वो दोनों देख लिया। अब अगर कंसिडरेशन ज़्यादा है FMV से तो टैक्स लगा दो, अदर सोर्स में लगा दो, 56(2) में, 56(2) में लगा दो। बट ये ध्यान रखना, उसका फेस वैल्यू ज़रूर देख लेना। फेस वैल्यू अगर FMV से ज़्यादा हुई ना, फेस वैल्यू देखो कम है, कम है, कम नहीं, फेस वैल्यू ज़्यादा है, फेस वैल्यू कम है, बट उसने FMV से कम में इशू करा है, ठीक है। अब यहाँ FMV से ऊपर तो है बट फेस वैल्यू से कम है, यहाँ भी नहीं लगेगा। यहाँ FMV से ऊपर है और फेस वैल्यू से भी कम है, तो पूरा का पूरा छाप दिया जाओगे आप, पूरा का पूरा ही चला जाएगा आपका, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब क्वेश्चन 10 पे आते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे करके स्टार मार्क 10 पे। लेट्स सी, मिस्टर हरी प्रॉपर्टी डीलर है, सोल्ड अ बिल्डिंग इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को बिल्डिंग बेच दी। मिस्टर राजेश हु इज़ अ डीलर ऑफ ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, उसके लिए कैपिटल एसेट है, इसके लिए क्या है, हाँ, स्टॉक एंड ट्रेड। किसके लिए कैपिटल एसेट है? जो हरी है वो उसके लिए स्टॉक एंड ट्रेड है, और जो राजेश है उसके लिए स्टॉक कैपिटल एसेट है। 90 लाख रुपए की एक 22 को। व्हेन द स्टैम्प ड्यूटी 150 लाख, वाह, 90 इंटू 110%, भाई साहब बहुत ज़्यादा ही भेज दिया आपने। बट देखो, अब उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो भाई उसको तो स्टैम्प ड्यूटी से कोई मतलब नहीं है। बट ये जो है हरी जी हैं, तो हरी जी तो प्रॉपर्टी डीलर्स को कोई मतलब नहीं स्टैम्प ड्यूटी। बट जो राजेश है उसके लिए कैपिटल एसेट है, इसको टैक्स देना पड़ेगा 150 माइनस 90, 60 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। किस में? अदर सोर्स में। स्टैम्प ड्यूटी वॉज 140। एग्रीमेंट हुआ था, मिस्टर हरी रिसीव डाउन पेमेंट ऑफ 15 लाख क्रॉस्ड चेक से। अब क्रॉस्ड चेक अकाउंट पे ही चेक, ठीक है। अब उसने पेमेंट हम FMV 14 मान लेंगे, 14 मान ली, चलो 14 मान ली क्योंकि उसने पेमेंट कर दी थी। ऑन द एग्रीमेंट डेट डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हरी एंड Mr. Rajesh, assuming that Mr. Hari has purchased the building. Discuss the tax implication in the hands of Hari and Rajesh. Assuming that Mr. Hari has purchased 75 लाख की, मिस्टर हरी ने 75 लाख की परचेज कर ली बिल्डिंग, तो मैं क्या करूँ? Would your answer differ? Mr. Hari is a share broker instead of dealer. पहले तो इसका बता दूँ, तो 140 माइनस 90, तो आप 50 लाख का पहले टैक्स भरो अदर सोर्स में, और आप भाई साहब आपको तो लॉस होगा। लॉस क्यों होगा? 90 की बेची है, 90 की बेची है तो कुछ नहीं। टैक्स इम्प्लीकेशन द प्रॉपर्टी डीलर, ये इन द हैंड्स ऑफ हरी 43A वुड अट्रैक्ट। In the hands of Mr. Hari, the provision of 43CA would attract, since the building represents stock in trade and has transferred the same considered less than the stamp duty value on the registration. In the hands of Mr. Rajesh, 56 to 10 inadequate consideration से, तो 75 लाख का जो डिफरेंस है, 150 लाख माइनस 75 लाख,
उसका डिफरेंस है बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू and purchase price would be chargeable business income in the hands of Mr. Hari since the payment cross check not account पे check और ECS। अच्छा जी, हम उसको ये नहीं मान रहे क्योंकि अकाउंट पे चेक, क्रॉस चेक कोई अकाउंट पे चेक नहीं होता। तो आपको 43C एप्लीकेबल हो जाएगा, 43C एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको टैक्स देना पड़ेगा कितने पे? 150 माइनस 75। 150 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपने क्रॉस चेक से करा है, अकाउंट पे चेक से करते हैं हम 140 लेते हैं। तो 150 माइनस 75, 75,000 आपकी बिजनेस इनकम बन जाएगी भैया। कौन? हरी जो है, हरी जो है आपकी बिजनेस इनकम बन जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है, अब वो क्या नाम है उसका, मिस्टर राजेश जी, आपको देने पड़ेंगे 150 माइनस 90, 60 लाख का टैक्स देना पड़ेगा अदर सोर्स में। अदर सोर्स में आपको 60 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। तो 60 lakh being difference between stamp duty value and the property on the date of registration 150 lakh and the actual consideration 90 lakh would taxable 56 to 10 in the hands of Mr. Rajesh since the payment made cross check and not account पे टैक्स इम्प्लीकेशन। अगर वो स्टॉक ब्रोकर होता तो उसके लिए कैपिटल एसेट होती, और कैपिटल एसेट होती तो वो कुछ भी ट्रांसफ़र करे तो उसके हाथ में टैक्सेबल है ना। क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। In case Mr. Hari is stock broker and not a property dealer, the building represent his capital would represent capital asset। और कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र में कर रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रही, मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। कैपिटल एसेट नॉट ए स्टॉक इन डेथ। इन सच केस द प्रोविजन ऑफ 50C would attracted in the hands of Mr. Hari and 75 लाख being difference between the stamp and duty and registration 50C 43C ये सब लगा दो 150 एंड द परचेज प्राइस इतना वुड चार्जेबल टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, वो कैपिटल एसेट होती तो 150 की मैं मानता, माइनस मेरी कितने की गई, परचेज करी है मैंने, परचेज है, उसने परचेज करी थी 75 लाख रुपए की जुलाई 20 में। तो प्रॉपर्टी को कम से कम 2-3 साल रहना पड़ता है, 3 साल तो जाके लॉन्ग टर्म होती है। तो आप यहाँ पे इंडेक्सेशन भी नहीं दे सकते, सीधा 75 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ओके ट्रांसफ़र करिए। और ये भाई साहब को तो 150 माइनस 90 60 लाख में तो भी देना पड़ेगा, 50 60 लाख को टैक्स देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इसका सेम ही है as per 50C 43C or 56 to 10। Stamp duty value on the date of agreement can be adopted if the whole or part of consideration received paid by account, pay, check, DD, ECS, any other electronic mode prescribed on or before the date of agreement। on और before the date of agreement होना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और गुड क्वेश्चन, हम इसको तो मार्क कर सकते हैं कि हाँ करने वाला क्वेश्चन, क्या कह सकते हैं, करने वाला क्वेश्चन। टैक्स में सोच रहा था जितना टाइम लगता है उतना लगता नहीं है, वो PGBP था बस, बाकी तो मेरे को चलो छोड़ो। एक इंटरप्राइज है, एन इंटरप्राइज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बॉल्स। किस में इंगेज है? मैन्युफैक्चर करने में स्टील बॉल्स। डिसकंटिन्यूड इट्स एक्टिविटी, उसने डिसकंटिन्यू कर दी एंड डिसाइड टू लीज आउट इट फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फ्रॉम 1/4/21 से ऑन द कंसोलिडेटेड लीज रेंट 50,000 पर मंथ। कंप्यूट द इनकम असेसमेंट, ये इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिपॉजिट, ब्रोकरेज पेड ऑन हुंडी लोन टेकन, ब्रोकरेज पे करी है ऑन हुंडी लोन टेकन। क्या है ये? इंटरेस्ट पेड करा है ऑन हुंडी एंड अदर लोन्स वर गिवन एज डिपॉजिट ऑन इंटरेस्ट टू अदर्स। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन रिपेयर ऑफ बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर।
depreciation for the year, legal fees paid to an advocate for drafting the registering the lease agreement, factory license paid for the year. There is an unabsorbed depreciation for the assessment year 2021 and 21-22. Interest paid includes amount 25,000 remitted to non-resident outside India, which tax was not deducted at source. Manufacturing करता है steel balls, discontinued its activities and decided to lease out its factory building. फर्नीचर फ्रॉम होगा 1/4/21 से, असेसमेंट ईयर 22-23 बनाना है, 21-22 बताना है। तो ये सारी दी क्यों है? मैं तो सीधा क्या करता, 50,000 इंटू 12, 50,000 इंटू 12 माइनस 30%, 4,20,000 करेंट हटाओ। लीज रेंट 6 लाख मिला, लेस एक्सपेंसेस एंड डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 57। ब्रोकरेज इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम ऑन रिपेयर ऑफ बिल्डिंग ये अलाउड हो जाएगा। फाइन ये भी अलाउड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ये भी अलाउड हो जाएगा। 15,12 लीगल फीस पे टू एडवोकेट फॉर रजिस्टरिंग लीज एग्रीमेंट। फैक्ट्री लाइसेंस फीस ये भी अलाउड हो जाएगा। और देखो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अनअब्जॉर्ब तो 4,52,000। तो 1,48 की इनकम बची। वाओ। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अलाउड अंडर सेक्शन 50। ब्रोकरेज इंटरेस्ट रिसीव 1 लाख रुपए का रिसीव हुआ। ब्रोकरेज पेड ऑन हुंडी 2,000। इंटरेस्ट ऑन हुंडी नोट 2 and 3 since the deposit made by investing amount received on hundi and other loans, the interest on hundi and other loans would eligible for deduction from income arising on such deposit. Interest paid to non-resident is not eligible for deduction as the tax has been paid deducted at source. 75, अच्छा सीधा 50। और कुछ है? डेप्रिसिएशन भी ले लिया, सब तो माइनस कर दिया इसने, कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं, सब इसने अलाउड कर दिया। मतलब ये अलाउड होता है 57 में। अब सेक्शन 57 मेरे को देखना पड़ेगा एक बार। सेक्शन 57 सेक्शन 57 सेक्शन 57 सेक्शन 57 सेक्शन 57 सेक्शन 57। ओके, अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 12 आ गए हम। ठीक है। एक्स ने एक्वायर करी कॉमर्शियल फ्लैट फ्रॉम वाई से कॉमर्शियल फ्लैट लिया दिसंबर 10-21 को। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड स्टैम्प ड्यूटी कंसिडरेशन। डिस्कस द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स एंड वाई। कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। केस 1 2 3 4 5 केस हैं। कंसिडरेशन पहले देखो 4 लाख इंटू 110%, 4,40,000, 110% से कम है। दोनों चीज़ होनी थी, डिफरेंस टैक्सेबल नहीं होगा। कंसिडरेशन ही जो है। एक्स ने करा कॉमर्शियल और वाई ने बेच दिया, तो वाई ने बेचा है, एक्स ने एक्वायर करा है। इनको एक्स एंड वाई का बताना है। मैंने एक्वायर करा, मे भी कम वैल्यू में आया इन एडुकेट कंसिडरेशन नहीं, तो कंसिडरेशन 4 लाख ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 110% 4,39,000। केस 1 वेदर इज मोर देन नहीं है, के अंदर 50,000 से ज़्यादा है नहीं है। अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर 4 लाख। सेक्शन 50 फुल कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ वाई और 49 फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन तगड़ा है। अब 4 लाख इंटू 110, 4,40,000, 4,46,000। स्टैम्प ड्यूटी 10% से ज़्यादा है, तो कैपिटल गेन के लिए
तो मैं ले लूँगा 446। तो कैपिटल गेन बेच कौन रहा है, वाई के लिए 446 हो जाएगा। और 50,000 से ज़्यादा है तो नहीं, 50,000 से ज़्यादा नहीं है तो हम डिफरेंस भी टैक्सेबल नहीं कर सकते। तो वाई के लिए तो 446 हो गया। टैक्स नॉट पेड 46 इतना है, ठीक है। उसके लिए 50C है, 50C देखेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन इतना होगा। अब आ जाओ इतना, इस पर 4 लाख इंटू 110%, 4,40,000 से ऊपर है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 470 होगा। और इनएडिकेट कंसिडरेशन से लिया है आपने 110 से ज़्यादा है एंड 50,000 से भी ज़्यादा है तो 470 दोनों के लिए ही हो जाएगा। 470 टैक्स पेड ऑन 70,000 और कैपिटल गेन के लिए आपको वो देना पड़ेगा 6 लाख। तो 6 लाख कंसिडरेशन 110%, 6,60,000 तो 10% से तो कम है, 10% से तो कम है। तो कंसिडरेशन मेरा हो जाएगा 6 लाख और अदर सोर्स 10% से कम है, दोनों चीज़ होनी चाहिए तो 6 लाख दोनों के लिए ही हो जाएगा। 6 लाख वाओ, कहाँ मैं इसी में पागल हो जाता था, कहाँ मैं बिना एक बार में ही टकाक से कर रहा हूँ। अब 6,80,000, 6 लाख इंटू 110%, 6,60,000। अब कैपिटल गेन के लिए 50C में तो प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी 6 लाख, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 680 लूँगा। और अदर सोर्स के लिए मैं भी 680 लूँगा। क्यों, क्योंकि ये 110% से भी ज़्यादा है और 50,000 से भी ज़्यादा है। 680 वाह 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 वाह, धक्के चिकी ढक्के चिकी ढक्के चिकी टक्के चिकी। बस 13 क्वेश्चन पे आ गए हम, 13 क्वेश्चन पे टका 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 टक टक 13 क्वेश्चन। ठीक है। X acquire an immovable property from Y during the year. Relevant data given with stamp duty consideration for the acquiring property from Y. Whether his account pay check, yes. Discuss the tax consequence in the hands of X and Y. Stamp duty value 4 लाख की है। Stamp duty value on the date of registration 470. Whether the advance paid by अकाउंट, यस करा है तो एग्रीमेंट पे ही देख लेंगे। तो 3,81,000 इंटू 110%, 4 लाख मतलब कम है तो दोनों के लिए 381 हो जाएगा। 3,81,000 50C में भी 43CA में भी आएगा क्योंकि कंसिडरेशन हम यही मानेंगे 381 और कैपिटल गेन के लिए अदर सोर्स के लिए भी यही मानेंगे क्योंकि 50,000 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अदर सोर्स में तो आएगा नहीं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 381 दोनों के लिए 50C 49,4। अब दूसरे पे आ जाओ, नहीं करा उन्होंने, नहीं करा तो हम स्टैंडर्ड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेंगे तो 381 इंटू 110%, 4,19,100। तो 4,19,000 से तो ज़्यादा ही है और क्या 50,000 से ज़्यादा है, 3,81,000 अरे बिल्कुल ज़्यादा है तो 470 हो जाएगा दोनों के लिए, ठीक है। अब 450 यस कराए तो 450 स्टैम्प ड्यूटी एग्रीमेंट वाली ले लेंगे तो 4,27,500, 4,27,500 इंटू 110% तो 5 लाख तो पहुँच ही नहीं रहा तो 4.5 लाख दोनों के लिए हो जाएगा। नहीं 4.5 लाख क्यों होगा, 4,27,500 दोनों के लिए हो जाएगा क्योंकि फेयर वैल्यू कंसिडरेशन तो यही होगा। क्योंकि ना 4.5 लाख लेंगे उसके लिए,
4.5 लाख लेंगे उसके लिए? नहीं लेंगे हम, 4,27,500 ही लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा ही नहीं है, वो 110 से ज़्यादा ही नहीं है, तो हम क्यों ले। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी इतना ही होगा, 4,27,500। 4.5 लाख नहीं करा तो 4.5 लाख, नहीं नहीं, 4,27,500 का 110%, 4,70,000, तो 490 है, तो 490 ले लो दोनों के लिए, दोनों के लिए ले लो कि 50,000 से ज़्यादा है, 4,90,000, 4,27,500, हाँ 50,000 से ज़्यादा है तो 490 दोनों के लिए ले लो। और 7 लाख नहीं करा तो 7 लाख, 7,10,000 इंटू 110%, 7,81,000, तो नहीं हो रहा है 110% से ज़्यादा, 110% से ज़्यादा नहीं हो रहा, तो 4,7,10 ही होगा। वो अदर सूरत में भी 7,10 ही होगा, क्योंकि वो कंसिडरेशन तो तुम्हारा वो तो है 50,000 से ऊपर था, बट वो स्टैम्प ड्यूटी 110% से ज़्यादा नहीं है, तो हम डिफरेंस भी टैक्सेबल नहीं कर सकते, तो 7,81 होगा, सॉरी 7,10 होगा दोनों के लिए। ये भी सही गया एक बार में। ओके, नाउ 14 क्वेश्चन, इसके बाद होगा लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 14, मिस्टर ए, एक डीलर है इन शेयर्स, रिसीव द फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन। उसने बिना कंसिडरेशन के ये सारी चीज़ें रिसीव करी हैं। ओके 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 ओके। तो मिस्टर ए हैं, डीलर इन शेयर्स हैं, उसने रिसीव करा फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन। कैश 75,000 बिल्कुल टैक्सेबल हो जाएगा, कोई भी मनी आप रिसीव करो एनी अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल होगा। मनी विदाउट कंसिडरेशन एग्रीगेट 50,000, वोल मनी शैल बी टैक्सेबल, वोल मनी। बुलियन, द फेयर वैल्यू 60,000 ऑन इस बर्थडे, बिल्कुल टैक्सेबल है, 50,000 से ज़्यादा है, कैपिटल एसेट है। प्लॉट ऑफ लैंड ऑन फरीदाबाद ऑन 1 जुलाई, प्लॉट ऑफ लैंड है फरीदाबाद 1 जुलाई 21 में, द स्टैम्प वैल्यू 5 लाख है ऑन द डेट, ऑन दैट डे मिस्टर बी परचेज द लैंड अप्रैल। ये क्या है, मिस्टर बी को मिले, अच्छा फ्रॉम मिस्टर बी से मिले ए को मिले बी से, तो ये बता रहा है कि जो इसने लैंड ली है तो ये 5 लाख की है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 लाख की है, तो उसे फ्री में मिली है, विदाउट कंसिडरेशन मिली, 5 लाख पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहले 75 टैक्सेबल, 60 टैक्सेबल, और ये प्लॉट 5 लाख पूरा टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कॉम्पिटिशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसी को हम कैपिटल गेन मानेंगे। अब मिस्टर ए ने परचेज करा है, मिस्टर ए ने परचेज करा फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सी, हु इज ऑल्सो डीलर इन शेयर्स, 1000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, 400 रुपये के, और 19 जून 21, द फेयर मार्केट वैल्यू 600 रुपये ऑन ईच डेट। द शेयर्स, मिस्टर ए ने सोल्ड कर दिए दीज शेयर्स इन द कोर्स ऑन हिज बिजनेस 23 जून को। तो ये इसके पीजीबीवी में आ जाएगा, 43 CA में आ जाएगा। जो डिफरेंस है 200 इंटू 1,000, 2 लाख रुपए का जो डिफरेंस है, सेल कंसिडरेशन, कैपिटल गेन। फर्दर ऑन 1 नवंबर 2021 को मिस्टर ए took a possession of property booked by him 2 years back at 20 लाख, stamp duty value of the 32 लाख रुपए, and the same date of booking was 23 लाख, he paid 1 लाख, पे चेक ऑन द डाउन पेमेंट ऑन बुकिंग। तो 23 लाख माइनस 3 लाख इसका अदर सोर्स में आ जाएगा, 3 लाख अदर सोर्स में आ जाएगा, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, आप कंसिडरेशन इतना है 110% से ज़्यादा है क्या। डेट ऑफ बुकिंग 23 लाख, तो 20 इंटू 110%,
22 लाख, 23 लाख से ज़्यादा है 50,000 से, ठीक है। तो 3 लाख अदर सोर्स में आ जाएगा। अदर सोर्स 3 लाख अदर सोर्स में आ गया, तो 5 आपकी अदर सोर्स की इनकम हो गई। सुरेंद्र क्यों कर रहा है? अब रुक जा यार। और प्लॉट ही सोल्ड ऑफ लैंड इन फरीदाबाद, तो 7 लाख का बेचा। ही सोल्ड द प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद फॉर 7 लाख का। फरीदाबाद 5 लाख का था 2009 में। इस टाइम अदर सोर्स